हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयु मेडिकल क्लासेस। और ये आज का बीएमएस थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेक्चर होने जा रहा है, कुपोषण जन्य व्याधि। तो यहाँ हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अगर आप यहाँ शुरू किए हो तो आयु मेडिकल क्लासेस का एक मेन मोटिव है इस चैनल पे कि सिलेबस टू सिलेबस। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं सिलेबस का 9 पॉइंट ले रही हूँ, कुपोषण जन्य व्याधि यानी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको बताना है काश्यप के अकॉर्डिंग क्या फर्क रोग है, कहाँ पे बाल शोष क्या होता है, परिगर्भिका क्या होती है। अब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, अभी आयुर्वेद का पोर्शन ले रही हूँ। तो बैक टू बैक जैसे मैं सारा ये सीरीज टू सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो ये वीडियो है यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो क्या है वो क्वेश्चंस, पहले उनका आंसर मैं बताने से पहले ही बताऊंगी कि कुपोषण व्याधि क्या है फर्क रोग, बाल शोष क्या, परिगर्भ। ये शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो आप प्रीवियस पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ पे आपको कैसे आंसर देना है स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैनल पे अगर आए हो तो बिना टाइम गवाए ये पूरे आंसर्स को कैसे लिखोगे मैं इसको बताऊंगी। प्रीवियस की वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें मैंने कौमार व्रत के जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो आज का नया टॉपिक कंप्लीट करके आएंगे हम। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्याधि जो आयुर्वेद संहिताओं में दी हुई है बाल निकाल में, यानी कौमार व्रत जो पीडिया के लेक्चर्स को हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ बालक होने वाले रोग होते हैं, तो वो क्या है, तो ध्यान रखना। पहला क्या है, कृशता, 4 अवस्थाएं बताई गई, ठीक है। कुपोषण जन यानी जब हम बालक को सही से न्यूट्रिशन नहीं डाइट देते हैं, उस या उसकी माँ की कमी के कारण या बालक में न्यूट्रिशन कमी, इन दोनों के कारण होने वाले रोगों को कुपोषण जन व्याधि में रखा गया है। तो माता और बाल यानी शिशु जो है, इनमें क्या हो, तो कृष्णता हो सकती है, फक रोग हो सकता है, परिगर्भ का और बाल शोष। तो इन चारों रोगों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में। तो चैनल पे बने रहना। इसको बताते हुए मैं यहाँ बता दूं, आप अपनी बुक्स को खोलते होगे तो वहाँ पे बार बार देखते होगे जहाँ पे परसेंटेज बना होता होगा और उसके आगे शोध रहित और शोध सहित की 2 कॉलम होते होंगे, जहाँ पे आपको ये रोगों को वर्गीकृत करके लिखा होता है। तो ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न के क्लासिफिकेशंस को दिखाता था, जहाँ पे अगर किसी शिशु का 100% बॉडी वेट मानते हैं कि अगर वो मान लो हमने कहा कि शिशु है और वो 5 केजी उसका 100% वेट है, 10 केजी 100% वेट है, तो उस वेट से कंपेयर करके जो परसेंटेज में डाउन हो रहा है, जैसे अब उसका 80% ही वेट रह गया है और उसमें शोथ है, शोथ रहित और शोथ सहित। तो अगर शोथ है तो सलेश्मिक फक या बाल शोष, ठीक, और शोथ रहित है यानी उसमें नहीं है तो कृष्णता, ठीक है ना, उसमें कोई सूजन नहीं है, शरीर एकदम सूख रहा है, तो कृष्णता आती है। ये 2 वर्गीकरण में मैं बता दूं कि भार अगर 80% रह गया है उस समय, अगर शोथ रहित है तो कृष्णता और शोथ सहित में सलेश्मी फक और बाल शोष को आप एग्जाम्पल वे में रख सकते हो। अगर वही भार 60% रह गया हो तो परिगर्भिका और गर्भज फक शोथ रहित में लक्षण देते हैं और शोथ सहित के लक्षण मिलते हैं व्याधिज फक रोग में। ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक्स में मिल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए मैं इसको बताती हूँ। तो हम चलते हैं अब आंसर की तरफ। तो बने रहना और स्टार्ट करना अपने 5 से 10 मार्क्स के जो आप आंसर लिख रहे हो उसको। अगर कुपोषण जन्य व्याधि आ गई तो याद रखना 10 नंबर में से 15 नंबर ये आप टोटल पूरी लेक्चर्स को लिखोगे, जो कि बहुत है। मैं इससे पहले दिखा दूं आपको, तो मैंने क्या क्या इसमें आपको ये बताया है, उसके निदान, संप्राप्ति, फिर आपके वर्गीकरण है। उसके साथ ही मैंने चिकित्सा ज़रूर बताई है, जो कि आपको एग्जाम में लिखना बहुत होता है। मैं स्लाइड को शो कर रही हूँ क्योंकि चिकित्सा सिद्धांत मैंने बताया, यहाँ पे बाल शोष बताया, परिगर्भ का बताया और बस। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम चल रहे हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे हम चल रहे हैं कि क्या है फक रोग। तो फक रोग आप कैसे बताओगे, फक रोग ऐसे बताते हो कि पहली बात मेन पॉइंट नोटिस कर लेना, लिख लो, जो आपके आगे की प्रिपरेशन में, वाइबा में, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। वो क्या है, वो ये है कि फक रोग का जो वर्णन है वो काश्यप चिकित्सा, जो काश्यप आचार्य है उन्होंने काश्यप चिकित्सा के फक चिकित्सा अध्याय में दिया है, ठीक है। फक रोग चिकित्सा अध्याय जो है उस अध्याय में दिया हुआ है। तो ये जो अध्याय है वो 17वां चैप्टर है, ठीक है, 17 चैप्टर। तो 17 चैप्टर में ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ बस मेंशन कर सकते हो कि काश्यप चिकित्सा के चिकित्सा स्थान में यहाँ पे फक चिकित्सा अध्याय में ये वर्णन है। दूसरा आप लिखोगे निरुक्ति। निरुक्ति कैसे लिखोगे, निरुक्ति आप ये लिखोगे कि
फकती नीचे गच्छति इति फक। पहली बात, फक का मतलब ही होता है कि रन डाउन कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी रन डाउन। यहाँ पे क्या हम कर रोग की बात कर रहे हैं, तो बॉडी यानी फक का अर्थ ही होता है कि किसी चीज का नीचे, यानी नीचे क्रमशः नीचे जाना, धीरे धीरे करके नीचे जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शरीर का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो नीचे जा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, खराब हो रही है। तो वही कहोगे, ये आप लिखोगे, जो मैं बोल रही हूँ वो आप एग्जाम में देखो। यहाँ पे मैं बस उतना मेंशन कर रही हूँ जितना आपको एक स्लाइड पे है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो आपको आंसर्स को एक्सप्लेन करने में यूज करना है। तो फक रोग का अर्थ क्या है, ये फक धातु से हुई है इसकी उत्पत्ति, और इसमें शरीर के स्वास्थ्य का क्रमशः नीचे जाना, उसको में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो रन डाउन कंडीशन ऑफ द बॉडी, ये है फक। अब आप मतलब समझ गए हो, तो चलो क्या हम लिखेंगे। आचार्य कश्यप ने ये बोला कि आचार्य कश्यप कहते हैं कि कोई भी अगर आता है अपने बालक को लेकर और ये बोलता है कि ये इतने दिन हो गए और अब जो है इसका ऐसा है कि ये चल नहीं पा रहा है। तो 1 वर्ष का शिशु है, वो अब चल नहीं पा रहा है, यानी शिशु की अवधि होती है कि 10 महीने से लेकर के 12 से 15 महीने में वो बच्चा धीरे-धीरे खड़ा होकर चलने लगता है। तो सामान्य स्थिति 1 वर्ष में बच्चे को चलना चाहिए। उस स्थिति में अगर बच्चा नहीं चल पा रहा है, उसकी चलने की शक्ति हौस हो रही है, तो समझ लो उसमें वक्र रोग के लक्षण हैं, और ये रोग किसी भी कारण बच्चे में कुपोषण होने के कारण सामने आया है। ठीक है, तो आप ये बात लिखोगे कि अब वो निदान, तो फक रोग समझ गए, जब चलने वाले शिशु की चलने की शक्ति हौस हो जाए, उसका कारण कुछ भी हो, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, फक रोग है। तो काश्यप संहिता ने यही बताया, चिकित्सा में बताते वक्त ये कहा कि यही लक्षण होते हैं। निदान में आप लिखोगे कि अनाथ हो, क्लेशित बाल हो, क्षीण मांस बल जो होता उसका ह्रास हो रहा हो, निचेष्टा धर का चल ना पा रहा हो, और अपने जो उसके पैर हैं, जानु है, उसमें अब वो निश्चेष्टा है, यानी उसमें अब बल नहीं है। ठीक है, वो गिर जाता है बार बार। तो आप इसी को लिखते हो निदान में। तो संप्राप्ति, निदान मैंने इसे श्लोक में ही बता दिया क्योंकि आपको साफ साफ दिख जाता है। इसको आप ऐसे लिख दोगे कि अगर संप्राप्ति में हम ये लिखोगे कि माता अगर गर्भवती हो गई हो। ठीक है, माता गर्भवती कैसे, कि अगर कोई शिशु जन्म लिया है और उसके जन्म के 6 से 7 महीने हुए, या फिर वर्ष भर के उपरांत के बाद, वर्ष भर बाद ही माँ पुनः गर्भ धारण कर लेती है, तो उस होने वाला जो बच्चा है, जो जन्म ले चुका है, उसे कुपोषण हो सकता है। कारण ये है कि माता जो दूध पिलाएगी वो धीरे धीरे दूध कम हो जाएगा, उसमें पोषण नहीं होगा। दूसरा, जो बालक है उसको आहार नहीं मिल रहा है, क्योंकि माता अब गर्भ धारण कर चुकी है, तो उसको पोषण कम है। ठीक है, तो पोषण इसलिए कम है क्योंकि बच्चे पर ध्यान नहीं हो रहा है, जो कि जन्म ले चुका है। तो या वो अनाथ हो जाए, जन्म लेने के बाद शिशु, माता का निधन हो गया, माँ मर गई, तो भी ये आपको लक्षण दिख रहेंगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो दुष्ट ग्रहणी होती, कोई भी ग्रहणी रोग लग गया हो, तब हो सकता है बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला जो बालक होता है वो भी फक रोगी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भोजन करने से भी जो खाया पिया होता है वो मंदाग्नि हो जाए, कफ प्रकोप हो जाए, उसके में तो रस का जो मेन उसका संगठित होता है वो संगठन मिलता नहीं है। ठीक है, उसको पोषण नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालक की अगर अग्नि भी मंद होगी, कफ प्रकोपज होगा, या रस का उत्सर्ग होने से उसमें मूत्र पुरुष अधिक हो रहा हो, यानी शोथस अवरोध होगा। तो ये जो मेन वर्ड्स है ना, इन पे फोकस करना। ठीक है, इनको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो मेन वर्ड है, तो ये आप संप्राप्ति में लिख रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे, उसका लिखोगे वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या लिखोगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको शो करना है कि क्षीरज, गर्भज और व्याधिज, ये 3 वर्गीकरण काश्यप आचार्य के अकॉर्डिंग मिलता है। ये आपको रटा होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। क्षीरज, गर्भज, क्षीर मतलब दूध के कारण अगर हो रहा है, गर्भज यानी माता गर्भ के धारण, व्याधि यानी कोई व्याधि हो गई, या तो बालक को या तो माता को। इनके शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों में ही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, क्षीरज, गर्भज, व्याधिज किसी को भी क्यों हो सकता है, या तो दूध ही दूषित हो, या तो माँ ही गर्भ धारण कर रही है, गर्भ में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या व्याधि हो गई हो। तो यही 3 कारण होते हैं। तो इन कारणों के कारण होने वाले फक रोग को हमने वर्गीकरण में रखा। अब वर्गीकरण चलते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण अब क्या, तो हमने अब तक समझ लिया फक रोग क्या है, निदान और संप्राप्ति में क्या लिखोगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण क्या लिखोगे। हम अब बात करेंगे एक टू एक क्या होता है। ठीक है, यानी क्षीरज क्या होता है और
उसका गर्भज क्या होता है, तो क्षीरज क्या है। अब यहाँ पे आप मेन पॉइंट लिखो, पीजी के एग्जाम में ये जो लिखने में आता है, धात्य श्लेष्मिक दुग्धा, ये शब्द रट लेना, अक्सर पूछा जाता है। यानी फक दुग्ध जिसे बोलेंगे, ये क्या है, तो फक दुग्ध किसमें किसे कहा गया, तो श्लेष्मिक दुग्ध को फक दुग्ध कहा गया है। जब माता का दूध जो होता है उसमें कफ का दोष ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसे श्लेष्मिक दूध कहते हैं। और इस दूध का पान करने वाला जो बालक होता है उसमें क्षीरज फक रोग होता है, ठीक है। तो क्षीरज फक देखा जाता है, उसके लक्षण क्या है, बालक में कृष्णता हो जाएगी और अनेक व्याधियां हो जाएंगी। अनेक व्याधियां मतलब उसे वीकनेस यानी कमजोरी हो सकती है, उसके बल का ह्रास हो सकता है, वो सीधे खड़ा नहीं हो सकता, उसे शरीर में या मांसपेशियों में कुछ भी पीड़ा हो रही है, रोदन कर मतलब अनेक व्याधियां उत्पन्न होने लगेंगी, उसमें आक्रमण करेंगे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने लगा, ये सब चीजें। तो यहाँ पे ये तो डिफाइन नहीं है, बस ये कहा गया कि बहुव्याधि, ठीक है। तो बहुव्याधि जो बालक में व्याधियां होती है वो उत्पन्न हो जाए, तो इसमें क्या होता है, क्षीरज फक किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके गर्भज फक में। तो गर्भज फक देखो, आप एक बार अपने माइंड में धीरे धीरे क्लियर कर ले जाओगे तो आपको ये आंसर लिखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा और आप ये बहुत अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। गर्भज फक क्या है, गर्भज फक में हम देखते हैं तो गर्भज फक क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, गर्भणी मात्रक क्षिप्र स्तन्य, ठीक है, वी निर्वर्तना। तो यहाँ क्या है, जब माता गर्भ धारण कर लेती है एक शिशु के जन्म के उपरांत, जब वो वर्ष भर का हो रहा होता है या वर्ष भर का हो गया है, उस उपरांत ही वो दूसरा गर्भ धारण कर लेती है, तो माता का दूध अब जो होता है स्तन्यपान कराना सही नहीं होता है, क्योंकि स्तन्य में जो दूध है वो अब पोषक नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूध कम हो गया, मात्रा में कम हो गया है और पोषण में भी कम हो जाएगा। उस ऐसी माता का जब दूध बालक पीता है तो छीड़ता होती है, मृत्यु होती है, ऐसे लक्षण होते हैं। जो शिशु होता है उसमें कमजोरी हो जाएगी और धीरे धीरे जो पाद हो यानी पैर होता है उसमें उसको कमजोरी होती है। याद रखना ये वर्ड चार्य चरक ने कहा था, बाला सन्वंतर, सन्वंतर मतलब साल भर के एक बालक में पादभ्याम योना गच्छति। ये यहाँ पे मैंने श्लोक नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आचार्य चरक ने ये वर्णन करते हुए कहा है कि जब बालक चलने लायक हो जाता है 1 वर्ष के अंतरा, तब ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फक रोग के। तो आप ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है व्याधिज फक। तो ये सब जितने फक रोग हैं आप लिखोगे ना कि 1 वर्ष के आसपास ही सारा, तो 1 वर्ष के बालक में, शिशु में ये हम देख रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, व्याधि में क्या होगा, जब कोई भी कारण हो, किसी भी कारण बालक को कोई भी व्याधि हो रही है जिसके कारण उसके शरीर में बल मांस जो होता है वो क्षीण हो जाता है, तो इसमें क्या होंगे, व्याधिज फक करेंगे। इसमें बालक ने किसी दूध के कारण नहीं, बाहरी कारणों के कारण या उसके शरीर में कोई भी कमजोरी, उसके कारण उसके जो नेत्र हैं वो पीले पड़ रहे हैं, व्याधियां हो रही हैं, बाहु और जो जितना शरीर का बल है वो नुकसान हो रहा है, ठीक है, ह्रास होते गया धीरे धीरे उसका स्तर, उसे खाना पच नहीं रहा, चाहे अतिसार हो गया, चाहे ज्वर हो गया हो, या कोई भी बाहरी कारण के कारण उसे कुछ गिर जाने के कारण या चोट लगने जाने के कारण या फिर संक्रमण होने के कारण, तो व्याधिज फक कहते हैं। इस कारण जब उसका बल ह्रास होगा तो उसे हम कहेंगे व्याधिज, ठीक। अब उसमें क्या है, बच्चे का लक्षण क्या है, मलमूत्र सदा होता रहेगा, वो बहुत मैला दिखेगा, जो उसके नाखून बहुत बड़े होंगे, शरीर से दुर्गंध आएगी, मलिन होगा, तो ये सब जो बच्चा होगा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लक्षण आप जो है देखोगे। उसके बाद एक चीज उसमें कहा है, मैं ध्यान रखना कि विशेष लक्षण, ठीक है, तो विशेष लक्षण जो होता है वो दिखाई देता है। विशेष लक्षण जो श्वास होती है बालक की, वो श्वास उस बालक में जो होती है वो विशेष तरह की एक अलग व्याधि जैसे होती है, व्याधि वाली सांस आने लगती है, रुक रुक के आएगी या बहुत तेजी से आएगी या सांस में गड़गड़ाहट होगी, ऐसा होगा। चिकित्सक में जो चिकित्सा इसकी देखो अपूर्ण है, कश्यप संहिता अपूर्ण है, ये आपको भी पता है, तो उसमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उसका विवरण खंडित होने के कारण इतना विशेष इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा आपकी बुकों में भी मेंशन हुआ होगा, तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पे अब चिकित्सा सिद्धांत में आओ। तो जितना फक रोग है, ठीक है, तीनों प्रकार सभी का एक चिकित्सा सिद्धांत हम बताएंगे। चिकित्सा सिद्धांत क्या है, पहला, क्योंकि वो उसमें क्या है, बल का ह्रास हो रहा है तो हम शोधन कर में स्नेहन देंगे, ठीक है, उसके बाद ही उसमें विरेचन देंगे, ठीक है। और मुख्य बात क्या है कि कल्याण घृत और षडबल घृत जो होता है, ठीक है, कल्याण घृत और षडबल घृत को हम या ये पान कराते हैं, या अमृत घृत उसका पान कराते, क्यों, क्योंकि ये ब्रंघन करता है, ठीक है।
और उसके संक्रमण को भी रोकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ये करेंगे। दूसरा 7 दिन के बाद रोगी को त्रिवृत क्षीर से कोष्ठ का हम शोधन करेंगे, ठीक है, यानी विरेचन जो बताया। ब्राह्मी घृत का पान कराएंगे, रासनामा, धूप, पुनर्वा, इन सब चीज़ों का हम क्या क्षीर के साथ प्रयोग कर रहे हैं, क्षीर के साथ पका के उसे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप शोधन करोगे, उसमें आप सबसे पहले स्नेहन ज़रूर करोगे, ये करोगे। दूसरा आप क्या करने वाले हो, आप करोगे बल्ल चिकित्सा, क्योंकि उसका बल ह्रास हो रहा है, इसलिए हम उसमें बल देने वाले मांसयूस के और दूध का, इनका शाली धान के साथ, अनाज के साथ हम उसका सेवन कराएँगे। उसमें धीरे-धीरे बल बढ़ाएँगे। तैलशिर के साथ उसका हम अभ्यंग भी करेंगे। दोषों के अनुसार, क्योंकि आपको पता चल गया कि कफ की प्रधानता से जब दूध में कफ की प्रधानता हो रही है तब ये रोग हो रहा है, तो हम कफ की भी वहाँ पे चिकित्सा कर देंगे। तो तीसरा क्या है, युक्ति से क्या करेंगे, बालक के बल पड़े पैरों में, तो हम एक त्रिपाद ऐसे बनता है कि जब हम छोटे होते हैं तो दादा दादी ऐसे नहीं है, ऐसे करके देते हैं आपको, 3 पहिया लगा हुआ एक यंत्र बना के लकड़ी का देते हैं, जिसको पकड़ के बालक चलता है। तो उस यंत्र का हम प्रयोग करेंगे, उसे कहेंगे त्रिपाद चक्र, ठीक है। तीनों तरफ पहिया लगी होती है और बच्चा पकड़ के जिसको चलता है, ठीक है। आजकल के टाइम में बच्चों को हम वॉकर लाके देते हैं, वही वॉकर टाइप। तो पहले त्रिपाद चक्र तो आचार्यों ने से त्रिपाद चक्र कहा, ठीक है, वो हुआ। नेक्स्ट अब चलेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बाल शोष और परिगर्भ का। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये ख़त्म कर दिया है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर आपको कैसा लगा, छोटा सा लेक्चर मैंने दिया है जिसमें आपको फर्क रूप पूरा क्लियर किया। आप 5 से 10 नंबर में ये पूरा एक्सप्लेन करते हो, तो आप ये लिखोगे। अगर ये स्लाइड आपके लिए हेल्पफुल है तब मैं आगे कंटिन्यू आपको बाल शोष और ये परिगर्भ का करूँगी। तो ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन करना और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में मैं इसे कंटिन्यू कंप्लीट करूँ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।